हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं सामान्य अध्ययन का टॉपिक वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में वैदिक संस्कृति का जन्म हुआ। कि जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई थी, पतन हो गया था, तब उसके बाद हमारी वैदिक संस्कृति का जन्म हुआ था, जो अपनी पुरानी सभ्यता से काफ़ी भिन्न थी, यानी कि वो सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी अलग थी। इस संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। मतलब आर्य जो लोग थे, उन्होंने इस संस्कृति की स्थापना की। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्तम और कुलीन। अब उसके बाद है आर्यों का मूल स्थान एवं प्रचार। कि आर्यों का स्थान क्या क्या था और उनका प्रसार कैसे कैसे हुआ। आर्यों की भाषा संस्कृति, जो आर्य लोग थे उनकी भाषा संस्कृति और संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा थी। भारोपीय मतलब भारत और यूरोप की जो भाषा थी ना, उस परिवार का ये पार्ट थी, हिस्सा थी। अब भारत की भाषाएं कौन कौन सी है? असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एवं सिंधी। यूरोप की अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश इसी परिवार से जुड़ी हुई। ये सारी क्या है? भारोपीय परिवार का हिस्सा, यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा का हिस्सा है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है। क्यों बोला जाता है इन्हें भारोपीय या एक ही परिवार का हिस्सा? क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे, कि कुछ वर्ड जो है ना इन लैंग्वेज में एक जैसे थे। उनका जो मीनिंग था और जो वर्ड थे वो क्या थे? एक जैसे थे। आर्यों को जाति शब्द मैक्स मूलर ने दिया। कि आर्यों को आर्य एक जाति है, इसके बारे में ये जो वर्ड है ये मैक्स मूलर ने इन्हें दिया। सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार, मतलब हर एक के मत अलग अलग थे, तो इसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा मत थे उसके अनुसार क्या था? आर्यों का मूल निवास, आर्य कहाँ पर रहते थे? आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया में था। कि वो आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया में रहते थे। मैक्स मूलर के अनुसार भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। जो मैक्स मूलर थे उनके अकॉर्डिंग जो भारत में आर्य आए थे वो 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। और क्रम क्या था? किस क्रम में आए थे? ये मध्य एशिया से होकर फिर ईरान पहुंचे थे। और आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिली है। हमारी कौन से वेद से मिली है? ऋग्वेद से। यह हिंदी यूरोपीय भाषाओं का पुराना, हिंदी भाषा का और यूरोपीय भाषाओं का ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है। आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ। ऋग्वेद में आर्य जो शब्द है उसको 36 बार उल्लेख किया गया, 36 बार बताया गया। नेक्स्ट इज भारत में आर्यों की सफलता का मुख्य कारण अश्वचलित रथ, कांसे के अच्छे उपकरण तथा कवच थे। कि भारत में आर्य सफल कैसे हुए? क्योंकि उनके पास अश्व, घोड़े से चलित रथ थे, कांसे के उपकरण थे उनके पास तथा कवच भी था। अब आर्यों को दाशु कौन थे? जो भारत के मूल निवासी, जो भारत में रह रहे थे। और दासो आर्यों की पूर्व शाखा, पिछली शाखा थे, से संघर्ष करना पड़ा था। दाशु को अंसा यानी कि चपटी नाक वाला और अकर्मण यानी कि वैदिक कर्मों में विश्वास न करने वाला एवं शिशनेवा यानी कि लिंग पूजा करने वाला कहा जाता था। जो दास थे उन्हें चपटी नाक वाला, वैदिक कर्मों में विश्वास न करने वाला और लिंग पूजक कहा जाता था। और वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज ऋग्वेदिक काल, दूसरी उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल कौन सी थी? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व थी। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व थी। सबसे पहले करते हैं हम ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल क्या? ऋग्वेदिक काल के बारे में जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त हुई। जो हमारे वेद हैं उसमें जो ऋग्वेद है उससे ही हमें ऋग्वेदिक काल के बारे में पता चला है। ऋग्वेद में 7 नदियों, कौन कौन सी नदी थी वो? सिंधु, सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम। चिनाव के कारण आर्यों के निवास क्षेत्र को सप्त सेंधव प्रदेश कहा जाता है। ऋग्वेद में जो 7 नदियां थी इसकी वजह से आर्यों के निवास क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सप्त सेंधव प्रदेश बोला जाता है। अफगानिस्तान का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। और अफगानिस्तान भी उस समय आर्य संस्कृति का अंग था। जो अफगानिस्तान हमारा देश है वो क्या है? ऋग्वेद में उसके बारे में बताया गया। और अफगानिस्तान उस टाइम पे जो हमारी आर्य संस्कृति थी उसका एक पार्ट था। उसके बाद आर्यों ने सतलुज से यमुना नदी के बीच के प्रदेशों पर कब्जा कर रखा था। जो सतलुज नदी थी और जो यमुना नदी थी उनके जो बीच का एरिया था उस पर आर्यों ने कब्जा कर रखा था। और उस क्षेत्र को नाम हम ब्रह्मावर्त रखा, मतलब उस क्षेत्र को हम ब्रह्मावर्त बोलते थे। उसके बाद
ऋग्वेद में उत्तर प्रदेश की कुल 42 नदियों का वर्णन किया गया है, कि ऋग्वेद में जो हमारी उत्तर प्रदेश है उसकी 42 नदियों का ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट इज सिंधु नदी के बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है। जो 42 नदी है उनमें से जो सिंधु नदी है उसके बारे में सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में बताया गया है। और सिंधु नदी को हिरण्यई, सुवासा और उप्रावती का, मतलब सिंधु नदी के दूसरे नाम क्या थे? हिरण्यई, सुवासा, उप्रावती कहा गया। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा यानी कि पवित्र नदी कहा गया है। जो सरस्वती नदी है ऋग्वेद में उसको नदीतमा, इसका मतलब क्या होता है? पवित्र नदी कहा गया। सरस्वती नदी राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई, मतलब राजस्थान का जो रेगिस्तान है वहां पर जाकर वो खत्म हो गई। और उसके बाद अब इस नदी की जगह घग्गर नदी ने ले ली है, यानी कि अब सरस्वती नदी की जगह किसने ले ली? घग्गर नदी ने। क्यों? क्योंकि वो राजस्थान के रेगिस्तान में जाकर खत्म हो गई है। उसके बाद ऋग्वेद में 4 समुद्रों का भी वर्णन किया गया है। उसके बाद जो आर्य लोग थे वो स्थायी निवासी नहीं थे, मतलब वो एक स्थान पर नहीं रहते थे। आर्यों का मुख्यतः आरंभिक जीवन, मतलब स्टार्टिंग का जो जीवन था वो पशुचारण था, मतलब पशुओं को चराना था। कृषि उनका गौण व्यवसाय तथा वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। और जो कृषि करना था वो उनका गौण व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था। और जो वैदिक संस्कृति, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका व्यवसाय था वो तो पशुचारण था। उसके बाद वो क्या करते थे? कृषि करते थे। और वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी, मतलब गांव के लोग थे, वो शहरीकरण नहीं था इसके अंदर। उसके बाद आता है आर्यों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? आर्यों की राजनीतिक स्थिति क्या थी? ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था, जो ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो सरल थी और कबीलाई संरचना पर आधारित थी, मतलब कबीलाई संरचना पर आधारित थी। क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक स्थिति थी वो किस संरचना पर आधारित थी? वो कबीलाई संरचना पर आधारित थी। उसके बाद क्या था? प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में था। जो प्रशासन था, मतलब जो लीडर था, वो कबीले का जो प्रधान होता था उसके हाथों में था, जिसको हम क्या बोलते थे? राजन या राजा कहा जाता था। ऋग्वेद काल में राजा को, ऋग्वैदिक काल में राजा को गोपा, पुरुवेता, विश्वपति, गणपति, गोपति ये सब कहा जाता था। राजा कोई भी निर्णय कबीलाई संगठनों की सलाह से लेता था। अगर राजा को कोई भी निर्णय लेना होता था तो वो कबीलाई संगठनों की सहायता से लेता था। वो कबीलाई संगठनों में कौन कौन होते थे? पुरोहित, सेनानी, वृजापति, कुलप, ग्रामीण, पुरप, स्पर्श, दूत, ये सारे क्या थे? उस कबीलाई संगठन के सलाहकार थे, मतलब उस सहयोगी थे। पुरोहित कौन थे? मुख्य परामर्शदाता, मतलब जो मेन सलाहकार होता है वो। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। वृजापति चारागाह का प्रधान होता था। कुलप परिवार का प्रधान होता था। ग्रामीण लड़ाकू दलों का प्रधान होता था, मतलब जो अपोजिट पार्टी थी। पुरुप दुर्ग का प्रधान होता था। और स्पर्श गुप्तचर होता था। और दूत संदेशवाहक होता था। ये सारे क्या थे? सहयोगी थे, जिनकी मदद से राजा जो था कोई भी निर्णय लेता था। एक और पर्सन होता था भागदूत, एक और व्यक्ति होता था भागदूत। भागदूत कौन होता था? राजा के अनुयायियों के मध्य बलि यानी कि भेंट का बंटवारा करता था। जो भी भेंट आती थी उसका बंटवारा ये अनुयायियों इन सब के बीच में करता था, उसको हम भागदूत बोलते थे। उसके बाद आता है समिति। समिति क्या थी? कबीले में आम सभा को समिति कहा जाता था। जो कबीले में जितनी भी सभा होती थी उनको क्या बोला जाता था? समिति बोला जाता था। जो अपने राजा को चुनती थी, मतलब ये जो समिति होती थी ये अपने राजा को सिलेक्ट करती थी। और राजा कबीले के मेवाशियों की रक्षा, युद्ध में नेतृत्व, राजा का काम क्या था? वो मेवाशियों की रक्षा करता था, युद्ध का नेतृत्व करता था, मतलब युद्ध में लीडरशिप करता था, तथा कबीलों की ओर से देवताओं की पूजा करता था। जो कबीले थे उनकी तरफ से वो देवताओं की पूजा करता था। और ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत और गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में सभा, समिति और विदत के बारे में बताएगा। और विदत क्या थी? विदत जो थी वो आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। इस संस्था में लूटी गई वस्तुओं का वितरण होता। जितने भी आर्य लोग लूटपाट करते थे, जो सामान आता था उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण इसी विदत संस्था के द्वारा होता था। उसके बाद आती है सभा। सभा क्या थी? सभा वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था थी। वृद्ध यानी कि श्रेष्ठ और अभिजात यानी कि संप्रभात लोगों की संख्या थी,
संस्था थी। सभा की में भागीदारी करने वाले को सभ्य कहा जाता था। जो भी सभा में पार्टिसिपेशन करता था उनको क्या बोला जाता था? सभ्य बोला जाता था। इसके श्रेष्ठ जन सदस्यों को सुजान कहा जाता। जो सबसे श्रेष्ठ सदस्य होते थे उनको सुजान बोलते थे, जिन्हें कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त है, उन्हें कुछ अधिकार भी दिए गए थे। उसके बाद आता है अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां। जो अर्थवेद है हमारा, उसमें अर्थवेद ग्रंथ है, उसमें जो सभा है और समिति है उसको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अर्थवेद में सभा को निष्ठा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा। जो सभा का अध्यक्ष होता था उसको निष्ठा बोला जाता है और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। और स्त्रियां सभा समिति तथा विदत में भाग ले। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो भी समिति और विदत में भाग ले सकती थी, मतलब वो भी सभा में भाग ले सकती थी। इस काल में प्रशासन की छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थी। जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल या परिवार थी। इसके ऊपर ग्राम, विश्व और जन होते थे। इस परिवार के ऊपर कौन कौन होते थे? ग्राम होता था, गांव होता था, विश्व और जन होते थे। और जो जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी, जो जन है वो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। कुल के प्रधान को कुल बोलते थे, ग्राम के प्रधान को ग्रामणी बोलते थे और विश्व के प्रधान को विश्वपति कहा जाता था। और राजा नियमित और स्थायी सेना नहीं रखता था। जो भी राजा था उस टाइम पे, मतलब जो ऋग्वेद में जो आर्यों ने अपना राजा बना रखा था, वो कोई भी स्थायी सेना नहीं रखता था। उसके बाद आता है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति क्या? सामाजिक संगठन का आधार गोत्र तथा जन्म मूलक था। कि समाज के संगठन का जो बेस था वो गोत्र था और जन्ममूलक संबंध था। व्यक्ति की पहचान उसके कुल से और गोत्र से की जाती थी। जो आर्य में लोगों के, व्यक्तियों की जो पहचान की जाती थी वो उसके कुल से की जाती थी या उसके गोत्र से की जाती थी। प्रारंभ में आर्य अविभाजित थे। जो आर्य लोग थे वो, उनमें कोई भी ग्रुप नहीं बने हुए थे या उनको डिवाइड नहीं किया गया था। परंतु ऋग्वैदिक काल में ही समाज 3 भागों में बट गया था। वो कौन कौन से थे? पुरोहित, राजन्य और सामान्य लोग। उसके बाद आता है वर्ण शब्द जो यूज करते थे। वो वर्ण शब्द का यूज जो होता था रंग का घोतक हुआ करता, मतलब रंग के लिए यूज करते थे। और आर्य जो लोग थे, जो मूल निवासी थे, उनसे अपने आप को अलग करने के लिए इस शब्द का यूज करते थे। बाद में जो ये वर्ण शब्द है इसका यूज हम कर्म के लिए भी करने लग गए। और ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष युक्त में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। वो वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्या था? ब्राह्मण एक पुरुष के मुख से बना हुआ था, क्षत्रिय पुरुष की भुजाओं से, वैश्य पुरुष की जांघों से और शूद्र पुरुष के पैरों से। यानी कि 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ। मतलब व्यवसाय के, बिजनेस के कारण भी जो आर्य थे वो आपस में बंटने लगे। इस काल में गुरुकुल पद्धति थी, मतलब यहाँ पर लिखित शिक्षा नहीं दी जाती थी, सिर्फ मौखिक शिक्षा दी जाती थी। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी, मतलब दास रखे जाते थे। और लेकिन दासों का प्रयोग घरेलू काम के लिए किया जाता, मतलब कृषि के काम के लिए, उद्योग के काम के लिए, व्यवसाय के कामों के लिए नहीं किया जाता था दासों का प्रयोग। उनका प्रयोग घरेलू कार्यों के लिए किया जाता था। उसके बाद आता है महिलाओं की स्थिति। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को ब्रह्मवंदनी कहा जाता था। महिलाओं को ब्रह्मवंदनी कहा जाता था। और ऋग्वेद में पत्नी ही ग्रह है, यानी कि जय दस्तम वर्ड यूज किया जाता था। इसका मतलब क्या था कि पत्नी ही ग्रह है, ये बात बोलकर उस स्त्री के या उस महिलाओं के महत्व को स्वीकार किया जाता था कि महिलाएं कितनी इंपॉर्टेंट हैं। स्त्रियों को कुछ हद तक राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे। वो कैसे? क्योंकि उनको सभा में हिस्सा लेने का भी अधिकार था। उसके बाद महिलाओं को अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का भी अधिकार था, मतलब महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा और प्रदा प्रथा नहीं थी, नहीं यूज होती थी। उसके बाद विधवा विवाह का प्रचलन था, मतलब अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती थी उसका दोबारा विवाह कर दिया जाता था। उसके बाद जीवन भर अविवाहित जो लड़कियां रहती थी उनको अमांजू बोला जाता था। उसके बाद आता है भोजन और वस्त्र,
कि जो ऋग्वेदिक काल में आर्य लोग क्या भोजन करते थे, क्या वस्त्र पहनते थे। जो आर्य लोग थे ऋग्वेदिक काल में वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी दोनों थे। इनके मुख्य भोजन क्या थे? चावल, जौ, दही, घी, फल, दूध और मांस थे। मांस में वो क्या खाते थे? भेड़, बकरी और बैल का मांस खाते थे। और जो घोड़े का मांस होता था ना, वो अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर, जब मतलब कि अश्वमेघ यज्ञ होता था उस अवसर पर घोड़े का मांस खाया जाता था। गाय को अगन्य, न मारने योग्य कहा जाता, मतलब वो गाय को पूजते थे, गाय को मारते नहीं थे। सोम और शुरा नामक एक मादक पदार्थ था जिसका आर्य लोग उस टाइम पर सेवन करते थे। उसके बाद वस्त्र, क्या क्या वस्त्र पहनते थे? आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन और मृग चर्म से बने हुए होते थे। आर्य मुख्य 3 प्रकार के कपड़े पहनते थे: नीवी, वासस, अधिवासस। नीवी क्या थी? जो कमर से नीचे पहने जाते थे। वासस जो कमर के ऊपर पहने जाते थे। और अधिवासस जो ऊपर से धारण किए जाते थे, जैसे चादर या ओढ़नी। पगड़ी जो आदमी थे, जो क्या नाम है, जेंट्स थे, वो पगड़ी पहनते थे और आभूषण भी पहनते थे। और जो महिलाएं थे वो आभूषण भी पहनती थी। अब आभूषण में कौन कौन से आभूषण थे? कर्ण शोभन, कुरीर, निष्क एवं मणि और जोचनी। कर्ण शोभन क्या थे? जो कान में आभूषण पहने जाते हैं, कान में जो आभूषण पहने जाते हैं उन्हें कर्ण शोभन बोला जाता। कुरीर क्या? जो सिर पर धारण करने वाले आभूषण है उन्हें कुरीर बोला जाता था। निष्क एवं मणि जो गले के आभूषण है, और जोचनी जो अंगूठी है। इन सब आभूषणों को लेडीज धारण करती थी, जेंट्स भी पहनते थे। उसके बाद ऋग्वेदिक आर्य नृत्य और संगीत में आनंद लेते थे, मतलब वो नृत्य भी करते थे और संगीत भी सुनते थे। और शिकार, घुड़दौड़, पासा खेलना उनके मनोरंजन का साधन था। मतलब वो शिकार भी करते थे, घुड़दौड़ भी करते थे, पासा भी खेलते थे, ये उनके मनोरंजन का साधन था। उसके बाद ऋग्वेदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? ऋग्वेदिक आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, मतलब वो ग्रामीण थे। पशुचारण मुख्य पेशा था और कृषि गौण पेशा था। मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम था वो उनका क्या था? पशुचारण था। और कृषि वो उनका गौण पेशा था। उसके बाद आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों से लेकर हुई है, मतलब गाय के ऊपर ही जो आर्य लोग थे उनकी लड़ाइयाँ हुई है। गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था, मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा गाय है वो उतना ही अमीर होता था। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था और राजा को गोपति कहा जाता था। उसके बाद समय के माप को गोधुली, दूरी के माप को गवत्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। पुरोहितों को गाय और दासियां दान में दक्षिणा दी जाती थी। जो पुरोहित होते थे, जो यज्ञ वगैरह करते थे, उनको दक्षिणा के रूप में गाय या दासियां दी जाती थी। ऋग्वेदिक आर्य गाय चराने, खेती करने, बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते थे। लेकिन ये जो कब्जा होता था, ये जो जमीन होती थी, वो उनकी निजी संपत्ति नहीं होती थी, क्योंकि वो एक स्थायी जगह पे नहीं रहते थे, मतलब वो एक ही जगह पर नहीं रहते थे। और जो आर्य लोग हैं वो 3 धातुओं का प्रयोग करते थे। कौन कौन सी? सोना, तांबा और कांसा। उसके बाद कृषि और पशुपालन। ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद में एक ही अनाज के बारे में बताया गया है, वो अनाज कौन सा था? जौ। और कृषि के महत्व के लिए 3 शब्दों का यूज किया गया है: उद्र, धान्य और संपत्ति। गाय के अतिरिक्त ये लोग घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि पशुओं को पालते थे। और आर्यों को इस टाइम पे 5 जो ऋतुएं थी उनके बारे में भी पता था, उनका भी ज्ञान था। उसके बाद आता है शिल्प और व्यापार। वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था, मतलब कपड़े बनाना प्रमुख शिल्प था। और कपड़े को बुनने का काम महिलाएं करती थी, मतलब लेडीज करती थी। ऋग्वेदिक काल में वाणिज्य व्यापार की भूमिका सीमित थी, मतलब लिमिटेड ही व्यापार किया जाता था, बिजनेस किया जाता था। सीमित व्यापार का आधार विनिमय प्रणाली थी। अब यहाँ पर विनिमय प्रणाली है, वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं है। अब यहाँ पे क्या? मुद्रा का यूज होता था, और मुद्रा के रूप में पैसे का यूज होता था। और मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान के बारे में बताया गया है। लेकिन ये निष्क और शतमान सिक्के नहीं थे, ये क्या थे? स्वर्ण आभूषण या सोने के ठेले थे, या सोने से बने हुए कुछ, जैसे सोने से बने हुए कोई भी, जैसे राउंड शेप में हो गया, ट्रायंगल शेप में हो गया, किसी भी शेप में वो चीजें बनी हुई होती थी। उसके बाद प्रजा
स्वयं राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देती थी। मतलब जो प्रजा होती थी, जो टैक्स बोलते हैं, वो जो वहाँ के लोग थे वो अपने आप ही राजा को दे देते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, बलि या चढ़ावा कहा जाता था। इस काल में ऋण देकर ब्याज जो ऋण देते थे, जो लोन देते थे और ब्याज देने वाले लोगों को ऋण देकर ब्याज देने वाले लोगों को बेनकोट या सुदखोर कहा जाता था। व्यापार जल एवं स्थल दोनों, मतलब समुद्र के जरिए भी होता था और स्थल दोनों पर ही हम व्यापार करते थे। और 100 पतवारों वाली नौका से यात्रा करने का वर्णन भी ऋग्वेदिक काल में मिला है। उसके बाद धार्मिक स्थिति क्या थी ऋग्वेदिक काल में? जो आर्य लोग थे वो धार्मिक जीवन बहुत ही सरल और पवित्र था। धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ केंद्रित था। मतलब प्रकृति की पूजा की जाती थी और यज्ञ किए जाता था। कुछ देवताओं की पूजा पशु के रूप में की जाती, मतलब कुछ पशुओं को देवताओं के बराबर ही माना जाता था, देवताओं का रूप माना जाता था। प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके उनकी पूजा की जाती थी। और प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों ने अपने 33 देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा था, 3 कैटेगरी में बांटा था। वो कौन कौन सी थी? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता कौन कौन? सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, वृत्र, आदित्य, उषा और अश्वनी। उसके बाद अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप, मातृश्रवण आदि। और पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। उसके बाद जो घोष देवता थे, यानी कि जो आकाश के देवता थे, उनको ऋग्वेदिक काल में देवों का सबसे प्राचीन माना गया, मतलब सबसे प्राचीन देव घोष को माना गया। और इंद्र को समस्त संसार का स्वामी बताया गया है। और इंद्र को हम वर्षा का देवता भी मानते हैं। और अग्नि देवता जो थे वो देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ थे, मतलब देवता और मनुष्य के बीच में एक मीडिएटर का काम करते थे। क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती थी। उसके बाद उपासना के लिए लोग प्रार्थना करते थे या यज्ञ करते थे। और इस काल में लोग पुत्र की प्राप्ति के लिए, पशुधन की प्राप्ति के लिए, युद्ध में विजय आदि के लिए देवताओं की उपासना करते थे, देवताओं की प्रार्थना करते थे या यज्ञ करते थे। उसके बाद कुछ देवता हैं हमारे, जैसे मरुत, वो क्या है? आंधी तूफान के देवता हैं। सरस्वती वो नदी देवी है, बाद में इसको विद्या देवी कहा जाने लगा। उसके बाद पूषण पशुओं के देवता है। यम मृत्यु के देवता है। मित्र शपथ और प्रतिज्ञा के देवता है। अश्विन चिकित्सा के देवता हैं। सूर्य जीवन देने वाले हैं। तवशका धातुओं के देवता हैं। आश्रय विवाह और संधि के देवता है। विवस्थान देवताओं के जनक हैं। सूर्य हमने कर लिया था, जीवन देने वाले हैं। उसके बाद सोम वनस्पति के देवता है। ये कुछ देवता हैं जो हमारे किस चीज के देवता हैं? जैसे सूर्य जीवन देने वाले देवता हैं। ये था हमारा ऋग्वेदिक काल संस्कृति। उसके बाद हम करेंगे उत्तर वैदिक काल संस्कृति, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।